हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट आपकी होम साइंस की क्लास में हमने पढ़ा था पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट को बनाने के हमारे मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं, पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है और कौन सा बजट जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो बचत का बजट होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ बजट उसको हम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदें कौन कौन सी होती हैं। मदें का मतलब है कि हम किन किन चीज़ों पर खर्च करते हैं घर में, यानी कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम किन किन आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और अलग अलग सूची हम बना लेते हैं कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी हुई हैं, कुछ मेन होती हैं जो सब बहुत ज़रूरी होती हैं, जिन पर हमारा हमेशा ही खर्च होता है, जो कभी कभी की नहीं होती, रोज़ की खर्च की चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें है आहार सामग्री। आहार सामग्री का यहाँ पर है कि भोजन से ज़रूरी रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, भोजन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, भोजन हमारी बेसिक ज़रूरत होती है, रोज़ खाना बनता है घर में, तो आहार सामग्री है। आहार सामग्री के लिए हम डिपेंड करता है कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं और किस किस उम्र के सदस्य हैं, उसी के अनुसार हमारी आहार सामग्री निर्धारित होती है कि घर में कितनी आहार सामग्री आएगी और कौन कौन सी चीज़ें हमें लेकर आनी होंगी। तो आहार सामग्री जो है उस पर डिपेंड करता है हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य, यानी कि अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो आहार सामग्री के अंतर्गत, इसी मद के अंतर्गत एक और चीज़ आती है, खाना बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कुकिंग गैस है, मिट्टी का तेल है, कोयला, जो भी हम खाना बनाने में ईंधन उपयोग करते हैं वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। तो यानी कि आहार सामग्री एक ऐसी मद है जहाँ पर हम चाहकर भी या फिर हमें कोई कटौती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आहार सामग्री में कटौती करेंगे, यहाँ पर हम अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो हम अपने स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हमें चिकित्सा पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। तो हमें आहार सामग्री हमारी ऐसी मद है जो बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि सबसे ऊपर रखा गया है इसको, और हमें इसमें कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। कोई भी कटौती का मतलब है कि कोई अनावश्यक कटौती नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वस्त्र और परिधान, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं, सिर्फ वो नहीं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो घर में पर्दे लगते हैं, बेडशीट्स होती हैं, जितने भी कपड़े हमारे घर में आते हैं यूज़ के लिए, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो वस्त्र और परिधान ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर हमारे पास आय कम है हमारी, तो हम उसमें कटौती कर सकते हैं, वस्त्रों की संख्या भी कम कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी हम देख सकते हैं कि थोड़ी कम गुणवत्ता का वस्त्र भी हम खरीद सकते हैं। जैसे पहनने के वस्त्र हम अच्छी गुणवत्ता के खरीद रहे हैं, लेकिन जो बेडशीट है, जो बिछाने की चादर है, उसको हम, पर्दे हैं, उनको हम कम गुणवत्ता का या फिर ना खरीद कर भी काम चला सकते हैं। तो अगर वो ज़रूरी नहीं है या फिर अगर हमारी बजट में, हमारे आय में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम वस्त्र और परिधान में कटौती कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी और में कटौती करके वस्त्र और परिधान खरीद लें, इस पर हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है आवास, यानी कि घर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का घर होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो किराए के घर में रहते हैं, तो दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगर किराए के घर में रहते हैं तो किराया एक मेन हमारा व्यय बन जाता है, हमें हर महीने किराया देना होता है, तो वो आवास की मद के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर हम आवास, हमारा खुद का घर है, तो उसके लिए भी हमें रख रखाव करना होता है, घर में कोई चीज़ टूट जाए या फिर कुछ भी हो, उसका हमें देखभाल हमें ही करनी होती है। किराए के मकान में तो मकान मालिक करते हैं, हमें सिर्फ किराया देना होता है, लेकिन अपना जो घर है उसमें, अब इसके अंतर्गत वार्षिक भी आ जाता है हमारा व्यय, कि अगर हमें घर पे पेंट कराना है या कोई काम कराना है, उसका रख रखाव करना है, तो वो सारी चीज़ें, उस पर जितना भी खर्च होगा वो सारा इस मद के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट हमारा है शिक्षा। इसमें डिपेंड करता है कि हमारे घर में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, कुछ बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कोर्स कर रहे हैं जॉब करने के लिए, कोई व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं, तो किसकी कितनी फ़ीस है। अब शिक्षा एक ऐसी मद है जिस पर हम खर्चे में कटौती नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारे लिए ज़रूरी है, हम प्राथमिकता देते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो हम शिक्षा के मद पर खर्च कम नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि जैसे कि सरकारी स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो हम बच्चों को वहाँ पर पढ़ा लेते हैं,
कई बार हमें बच्चों की ट्यूशन फ़ीस पर भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, यानी कि अगर बच्चे बाहर ट्यूशन करते हैं, बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। और अगर कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा व्यय अलग से हो जाता है। तो शिक्षा के लिए हम अलग से अपना व्यय जो है वो पहले से ही लिख कर रखते हैं। फिर है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। जैसा हमने आहार सामग्री में भी पढ़ा था कि अगर हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो घर में ज़्यादातर तो इस पर ज़्यादा व्यय होना नहीं चाहिए कि अगर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हमें चिकित्सा पर ज़्यादा व्यय करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, या फिर जैसे कोई शुगर का पेशेंट है यानी कि किसी को मधुमेह की बीमारी है, तो उनके लिए नियमित रूप से दवाइयाँ आती हैं, उस पर नियमित रूप से चिकित्सा का खर्चा होता है। वैसे तो अगर कोई ऐसा मरीज़ नहीं है घर में तो चिकित्सा का जो व्यय है वो आकस्मिक होता है, यानी कि अचानक से अगर कोई बीमार हो जाए तो वो व्यय होता है, वरना तो उसके बिना काम चल सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसे व्यय हैं जिनको हम कटौती नहीं कर सकते, यानी कि जिनके लिए हमें एक अलग से अपना खर्चा निकाल कर रखना ही पड़ता है। इसके बाद कुछ अलग से आते हैं, जैसे कि पहला हमारा है यातायात। यातायात एक ऐसी मद है जहाँ पर हमें रोज़ खर्च नहीं करना पड़ता। अगर हमें कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना है, जहाँ पर हम पैदल नहीं जाते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यानी कि बस का, रेल का उपयोग करते हैं, या फिर अपने किसी वाहन से जाते हैं, तो वहाँ पर हमें यातायात के लिए खर्च करना होता है। तो बजट में हमें इसका भी एक अलग से प्रावधान बना कर रख लेना चाहिए। थोड़ा बहुत खर्चा इसके लिए भी हमें अलग से रख लेना चाहिए। हम अपनी आय के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में हमारा आ जाता है कि जब हम किसी व्यक्तिगत चीज़ पे खर्च करते हैं, व्यक्तिगत का मतलब है कि जैसे जो हमारे लिए घर के लिए ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, सबके लिए नहीं है। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है, अगर हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं, वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, अगर हमारी आय में, हमारे बजट में फ़िट नहीं है, लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए अगर हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन या कोई भी समारोह करते हैं, तो वो हमारे व्यक्तिगत मद में आता है। इसके बाद है पारिवारिक बचत। ये एक बजट का बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है हमारा कि हमें बचत के लिए एक राशि ज़रूर रखनी चाहिए। कई परिवार ऐसे होते हैं जैसे हमने LIC में जीवन बीमा करा लिया, या फिर कुछ बचत के लिए अलग से हम बचाकर बैंक में जमा करते ही करते हैं। जैसे हमारी तनख्वाह अगर आई है, आय जो हमारी मिली है, उसमें से हम कुछ हिस्सा निकाल कर पहले ही बचत के लिए रख देते हैं, तो इसमें पारिवारिक बचत के अंतर्गत वो आता है। इसके बाद है पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत, यानी कि बजट बनाने के लिए हम किन किन सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं और किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है परिवार की कुल आय की जानकारी। सबसे पहले अगर आप बजट बनाने बैठेंगे तो आपको कुल आय की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आय की जानकारी ही नहीं होगी तो आप व्यय की जानकारी व्यय कैसे निर्धारित करेंगे कि हमें किस चीज़ पर कौन सा व्यय करना है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। आवश्यकताओं का निर्धारण भी हो सकता है और आवश्यकताओं की जानकारी भी हो सकती है। पहले तो हमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए कि किस सदस्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि कौन सी आवश्यकता सबसे पहले पूरी करनी ज़रूरी है और कौन सी चीज़ों को हम छोड़ भी सकते हैं। अगर हमारे पास बजट हमारा अगर ठीक नहीं बैठ रहा है, अगर हमारे पास खर्चा हमें कम करना है, तो किन आवश्यकताओं की हम कटौती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकताओं की जानकारी होनी ज़रूरी है। फिर हम डिसाइड करते हैं, निर्धारण करते हैं कि हमारी कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी आवश्यकताएं कम ज़रूरी हैं। तीसरा है हमारा बचत का सिद्धांत। अगर हमें अपना बचत का बजट बनाना है तो इसमें हमें बचत के सिद्धांत का ध्यान रखना ज़रूरी है। बजट बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो व्यय है वो हमेशा आय से कम होना चाहिए, ताकि एक हिस्सा हम बचत का रख सकें। आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था। अगर हम बचत का बजट बनाएंगे, अगर हमने कुछ बचत कर रखी है, अगर हम हर महीने या हर साल अपनी सैलरी में से, अपने आय में से कुछ न कुछ बचत ज़रूर करते हैं, तो वही हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था में काम आती है। आकस्मिक आवश्यकताओं का मतलब यहाँ पर है कि कुछ आवश्यकताएं तो हैं जो हम रोज़ पूरी करते हैं या हमारी महीने की हमेशा होती हैं। आकस्मिक का मतलब है जैसे कहीं कोई दुर्घटना अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ हो जाए, या फिर अचानक से कोई बीमार हो जाए, तो उस पर जो हमें एकदम से खर्चा करना होगा वो हम बजट के अंतर्गत तो नहीं लिखते हैं कि हमारे परिवार में सदस्य बीमार हो जाएगा, क्योंकि भविष्य का नहीं पता होता। आकस्मिक का मतलब है अचानक से आने वाली जो परेशानी होती है, अचानक से आने वाली अगर कोई अचानक से आवश्यकता बढ़ गई है,
तो उसकी व्यवस्था भी हमें अपने बजट में रखनी होती है। फिर है भविष्य का नियोजन, यानी कि भविष्य के लिए भी हम कुछ योजना बना कर रखते हैं। तो भविष्य के लिए भी थोड़ी बहुत भविष्य के नियोजन में हम मेन बचत का ही हमारा स्थान होता है, क्योंकि भविष्य में जो पैसा काम आएगा वो बचत से ही काम आएगा। इसके बाद है बजट में लचीलापन, यानी कि हमारा बजट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अचानक से कोई परेशानी आ गई या फिर स्थिति बदल गई, क्योंकि हम बजट बनाते हैं भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए नहीं। तो जो हम भविष्य के लिए बजट बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि भविष्य में और कौन सी स्थिति आ सकती है, कौन सी समस्याएं या कौन सी आवश्यकताएं आ सकती हैं। तो हमारे बजट में इतना लचीलापन होना चाहिए कि हम उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकें, यानी कि आवश्यकता के अनुसार हम उसको थोड़ा बहुत बदल सकें। फिर है बजट का मूल्यांकन, यानी कि पूरा बजट बनाने के बाद अगर मान लीजिए आपने एक महीने का बजट बनाया है, जिसको हम मासिक बजट भी बोलते हैं, तो पूरे महीने का आपने जो बजट बनाया और उसके बाद जो असल में यानी कि प्रैक्टिकली जो खर्चा हुआ, जो आपने सही में देखा कि हमने एक महीने में मान लीजिए हमने 10,000 का खर्चा अपना लगाया था कुछ हर मद पर, तो हम देखेंगे कि क्या उतना ही खर्चा हुआ या फिर उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ। अगली बार बजट बनाते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसा हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि बजट में हम भूत का व्यय भी देखते हैं, यानी कि भूतकाल में ये हमारा मूल्यांकन हो जाता है कि हमने बजट में जो बनाया, क्या हमारा बजट बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल एक्यूरेट था, या फिर उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह गई, यानी कि कम हुआ, हमने अनुमान कम लगाया या हमने अनुमान ज़्यादा लगा लिया। तो उसी के हिसाब से फिर हम भविष्य का बजट बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बजट बनाने में जो हमें कठिनाइयाँ आती हैं, यानी कि पारिवारिक बजट को बनाने के लिए कई कुछ कठिनाइयाँ हैं जो जिसकी वजह से हम बजट नहीं बना पाते या फिर उसका अनुपालन नहीं कर पाते। पहला है हमारा अशिक्षण। हमारे घर में आज भी हमारे यहाँ पर गृहिणियाँ यानी कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो पढ़े लिखे नहीं होते वो आय और व्यय का बजट नहीं बना पाते, यानी कि वो खर्चा तो देख कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं, लेकिन पहले से जो योजना हमें बनानी होती है वो नहीं बना पाते कि पहले से हम बना कर रख लें या लिख के रख लें ताकि हम उसको चीज़ को भूलें ना। तो अशिक्षा के कारण वो चीज़ नहीं हो पाती। दूसरा है उदासीनता, यानी कि कहीं हम सोचते हैं कि बजट बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, 10 मिनट हमारी जाएंगी या एक दिन हमारा जाएगा, तो उसके लिए हम उदासीन हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, बिना बजट बनाए भी हम सही तरीके से व्यय करेंगे, हम बचत करेंगे, हम अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम अपना कुछ समय निकाल कर बजट बनाते हैं तो आगे हमारे समय में बचत हो जाती है, क्योंकि हम उसी हिसाब से खर्च करते हैं और हमें पहले से पता होता है कि हमें कहाँ पर कितना खर्च करना है, थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन होता है। तो कई बार जब हम उदासीन हो जाते हैं कि हम खुद ही नहीं बनाना चाहते, उस वजह से भी बजट बनाने में परेशानी आती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है सामाजिक कुप्रथाएँ। सामाजिक कुप्रथाएँ के अकॉर्डिंग ये है कि जो आदमी कई बार हमारे परिवार में जो कमाने वाले लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई और उन्हें बताए, या फिर कई बार जो सदस्य बजट बना रहा है वो बाकी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान तो रखता है, लेकिन कई बार अनावश्यक जो ज़रूरतें होती हैं उनको वो काट देते हैं, उनको वो हटा देते हैं, कटौती कर देते हैं। तो उसकी वजह से परिवार में कई बार कोऑपरेशन नहीं होता, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। सामाजिक कुप्रथाएँ होती हैं कि वो लोग मानते नहीं हैं दूसरे की बात कि हम तो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होती हैं जो बजट बनाने में दूसरा उनका पालन करने में हमारे लिए सहयोगी नहीं होती, हमारे लिए इसमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।